नमस्कार। आज हम मणिपुर संघर्ष की तहों में उतरेंगे, खासकर जो मेती और कुकी समुदायों के बीच तनाव बढ़ा है हाल में, उस पर बात करेंगे। हाँ। हमारे पास जो जानकारी है वो इस जटिल मुद्दे की जड़ों को, मतलब इतिहास, राजनीति, जमीन, इन सब पहलुओं को समझने में शायद मदद करेगी। बिल्कुल। देखिए, ये सिर्फ ऊपरी खबरों वाली बात नहीं है। हाँ, गहरा मामला है। तो चलिए इसे समझने की कोशिश करते हैं। हाँ, कोशिश यही है कि मणिपुर की इस मुश्किल और काफी दुखद स्थिति के जो अहम बिंदु हैं, उन्हें सामने लाएं। मई 2023 के बाद जो हुआ और ये गांठ इतनी क्यों उलझ गई है, ये समझें। तो शुरुआत करते हैं वहाँ की बसावट से। मणिपुर में मुख्य रूप से मेती समुदाय है। हाँ, ज्यादातर हिंदू हैं और मुख्य रूप से इम्फाल घाटी में। आबादी का करीब, आप मान लीजिए, 53% हिस्सा। अच्छा। और दूसरी तरफ हैं पहाड़ी जिले। वहाँ कई जनजातियां हैं जिनमें कुकी और नागा प्रमुख हैं। और कुकी समुदाय में ज्यादातर लोग ईसाई धर्म को मानते हैं। और यहीं पे, मतलब ये जो घाटी और पहाड़ी इलाकों का बंटवारा है, हाँ। यहीं से तनाव शुरू होता है। हाँ, एक तरह से ये बुनियादी तनाव का बिंदु है। ये बंटवारा सिर्फ भौगोलिक नहीं है। ये संसाधनों, खासकर जमीन पर अधिकार और राजनीतिक प्रतिनिधित्व, इसको लेकर एक खींचतान चली आ रही है। ऐतिहासिक है ये तो है। भूगोल और पहचान कितने गहरे जोड़े हैं। बिल्कुल। अच्छा, तो 2023-24 में जो हिंसा भड़की, उसके पीछे एकदम तात्कालिक कारण क्या रहे? वो अनुसूचित जनजाति एसटी दर्जे वाली मांग? हाँ, वो एक बहुत अहम ट्रिगर बना। मेइतेई समुदाय ने एसटी दर्जे की मांग की। उनका तर्क था कि इससे उन्हें पहाड़ी इलाकों में जमीन खरीदने का अधिकार मिलेगा और नौकरियों, शिक्षा में आरक्षण का लाभ भी। उन्हें लगा ये जरूरी है। हाँ। लेकिन इसका इतना विरोध क्यों हुआ? क्या ये सिर्फ, मतलब, संसाधनों के बंटवारे का डर था? देखिए, डर सिर्फ संसाधनों का नहीं था, हालांकि वो एक बड़ा पहलू था। कुकी और नागा समुदायों को लगा कि मैतेई तो पहले से ही राजनीतिक रूप से संख्या में भी प्रभावशाली हैं। हाँ। अगर उन्हें एसटी दर्जा मिल गया तो पहाड़ी इलाकों में उनके जो पारंपरिक भूमि अधिकार हैं, उनकी सांस्कृतिक पहचान है, वो सब खतरे में पड़ जाएगी। अच्छा, तो ये उनके लिए एक तरह से अस्तित्व का सवाल बन गया। बिल्कुल। समझ गई। इसके अलावा क्या सरकारी कार्रवाइयों ने भी, मतलब, माहौल खराब किया? निश्चित रूप से सरकार ने खासकर वन क्षेत्रों में कुछ कुकी गांवों को अतिक्रमण बताकर हटाने की कार्रवाई की। हाँ, मैंने पढ़ा था इसके बारे में। तो कई कुकी लोगों ने इसे सिर्फ एक कानूनी प्रक्रिया नहीं माना। उन्हें लगा कि ये उनकी जातीय पहचान पर हमला है, उन्हें उनकी जमीनों से बेदखल करने की कोशिश है, खासकर एसटी दर्जे की मांग के संदर्भ में। और इन अंदरूनी तनावों के साथ वो म्यांमार से आने वाले लोगों का मुद्दा भी जुड़ गया, कथित अवैध आप्रवासन वाला। हाँ, वो भी एक फैक्टर बना। म्यांमार में अस्थिरता की वजह से सीमा पार से लोग आए, जिनमें कुकी चिन समुदाय के लोग भी थे। इनके जातीय संबंध मणिपुर के कुकी समुदाय से हैं। अच्छा। तो कुछ मेतेई समूहों और कुछ नेताओं ने इस मुद्दे को उठाया, इसे डेमोग्राफिक बदलाव के खतरे की तरफ पेश किया। इससे कुकी समुदाय को बाहरी या अवैध अप्रवासी कहने वाली वो भावना बढ़ी। तो ये सारे मुद्दे, मतलब, सुलग रहे थे। और फिर मई 2023 में वो जनजातीय एकजुटता रैली निकली, मैतेई एसटी दर्जे की मांग के विरोध में। और बस वही चिंगारी का काम कर गई। वो सारे मुद्दे एक साथ फट पड़े। उसके बाद झड़पें शुरू हुई और देखते ही देखते ये बड़े पैमाने पर जातीय हिंसा में बदल गईं। गांव जला दिए गए, संपत्ति नष्ट हुई और सबसे दुखद, रिपोर्ट्स बताती हैं कि 2024 के अंत तक 200 से ज्यादा जानें गईं। ओह, और 60,000 से ज्यादा लोग विस्थापित हुए। हाँ, अपने ही राज्य में। और कई धार्मिक स्थल भी हिंसा का शिकार बने। इस हिंसा का एक और नतीजा, समुदायों के बीच एक गहरी खाई। हाँ, बहुत गहरी। ये विभाजन अब बहुत साफ दिखता है। इम्फाल घाटी, जो मैतेई बहुल है, और पहाड़ी जिले, जो कुकी बहुल हैं, ये जातीय आधार पर लगभग पूरी तरह बंट गए हैं। लोगों का आना जाना भी बंद हो गया है लगभग। और इस माहौल में सरकार ने अफवाहें रोकने के नाम पर बार बार इंटरनेट बंद किया। इसका असर संचार पर, सूचना पर, अर्थव्यवस्था पर, सब पर पड़ा। सरकार की भूमिका पर भी सवाल उठे, है ना? राज्य सरकार पर मुख्यमंत्री एन बीरेन सिंह तो खुद मैतेई समुदाय से हैं, उन पर पक्षपात के आरोप लगे। हाँ, ये आरोप जनजातीय समूहों ने लगाए हैं। केंद्र ने सेना और अर्धसैनिक बल भेजे तो, लेकिन आलोचक कहते हैं कि वो हिंसा को पूरी तरह रोक नहीं पाए। कुछ मामलों में तो, खासकर मैतेई बहुल इलाकों में हुई हिंसा को लेकर राज्य की मशीनरी पर उदासीनता या मिलीभगत तक के, मतलब, गंभीर आरोप हैं। इससे समुदायों के बीच जो विश्वास की कमी है वो और बढ़ गई। तो आज 2025 में जमीनी हकीकत क्या है?
क्या हालात कुछ सुधरे हैं? देखिए, जमीनी हकीकत यह है कि मणिपुर अभी भी गहरे तौर पर बटा हुआ है। विश्वास लगभग खत्म है। हजारों लोग अभी भी राहत शिविरों में हैं। कोई सुलह की कोशिश कामयाब नहीं हुई? अब तक तो नहीं, कोई बड़ी कामयाबी नहीं मिली है और सीमावर्ती इलाकों से छिटपुट हिंसा की खबरें अब भी आती रहती हैं। तो आगे का रास्ता क्या है? मतलब क्या हो सकता है? बहुत मुश्किल सवाल है। कुकी समुदाय के जो नागरिक समाज हैं, चर्च समूह हैं, वो लगातार न्याय, सुरक्षा और मानवीय सहायता की मांग कर रहे हैं। और ये विभाजन इतना गहरा है कि कुछ कुकी समूहों में अब अलग प्रशासनिक व्यवस्था या स्वशासन की मांग भी तेज हो रही है। तो चुनौतियां बहुत हैं। बहुत। भूमि अधिकारों का मुद्दा है, निष्पक्ष शासन कैसे हो, मानवाधिकार हनन के आरोपों की जांच कैसे हो, विस्थापितों की वापसी और पुनर्वास, और सबसे बड़ी चुनौती समुदायों के बीच टूटा हुआ विश्वास कैसे जोड़े। हाँ, ये तो स्पष्ट है कि मणिपुर का संघर्ष कितना जटिल है। इसमें इतिहास, जमीन, पहचान, राजनीति सब कुछ उलझा हुआ है और हाल की घटनाओं ने इसे और विस्फोटक बना दिया। बिल्कुल। और ये सारी बातें समझने के बाद ना एक बड़ा सवाल मन में आता है। क्या? अच्छा सोचना होगा जो मणिपुर के सभी समुदायों के लिए स्थायी शांति और सह अस्तित्व का रास्ता बना सके। ये सोचना बहुत जरूरी है।